हेलो दोस्तों। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ और हम पढ़ेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के ही बारे में, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप सोचेंगे मैम बार बार एंग्लो नॉर्मन, मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, अभी एंग्लो नॉर्मन ही चल रहा है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अबाउट एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है, अबाउट दिस पीरियड, आप सारा कुछ नोट करिए, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, जो भी है, मतलब फर्स्ट वीडियो, इसकी सेकंड वीडियो, आप उसको एकदम नोट करते चलिए और सारा ही कुछ आपको रिवाइज करना है, लर्न करना है, ठीक है। एंड स्टार्ट कर देते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में। अब इसमें लिखा है कि नॉर्मन्स, नॉर्थमैन या फिर नॉर्समैन, यानी कि जो फ्रांस में रहते थे उन्हें कहते थे एंग्लो नॉर्मन पीरियड। मतलब जो फ्रांस में रहते थे उनको नॉर्मन्स भी कहते थे, उनको नॉर्थमैन भी कहते थे, उनको नॉर्समैन भी कहते थे, ठीक है। जो फ्रांस में रहते थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, जो फ्रांस में रहते थे, ठीक है। वाइकिंग रेडर्स जनजाति के वंशज थे, वे ही नॉर्मन्स कहलाए, ठीक है। वाइकिंग रेडर्स जनजाति के वंशज थे, नॉर्मन्स कहलाए, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था कि मैंने ये नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाया था कि मुझे चीज़ें समझ में आए, ठीक है। कैसे बने हैं, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। इम्पॉर्टेंट ये है, मैटर ये करता है कि आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, आपको नाम पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, इस ईयर में ये इवेंट हुआ, ठीक है, ये वॉर हुआ, ये बैटल हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग, आप जैसे भी ठीक समझें, आप नोट्स बना लीजिए। मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए, ठीक है, और मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो वाइकिंग रेडर्स जनजाति के जो वंशज थे वो नॉर्मन्स कहलाए, इतना आपको ध्यान रखना है। नॉर्मन्स यूज टू प्लंडर बॉर्डिंग एरिया। अब ये लूट पाट करते थे, नॉर्मन्स जो थे वो मोस्ट ऑफ प्लंडरिंग करते रहते थे बॉर्डरिंग एरिया ऑफ फ्रांस में ही, ठीक है। इसके बाद 1911 में क्या होता है, जो फ्रेंच किंग थे चार्ल्स द सिंपल मेड ट्रेटी, उन्होंने एक संधि बनाई। ट्रेटी का मीन्स होता है संधि बनाई। वाइकिंग चीफ रोलो के साथ में राउंड हेड पे इन्होंने एक संधि बनाई। ऐसे ऐसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आपको समझ लेना है। इन्होंने एक संधि बनाई, उस टाइम के फ्रेंच किंग थे, एंड इन्होंने एक ट्रेटी बनाई, संधि बनाई वाइकिंग चीफ रोलो के साथ में राउंड हेड पे, ठीक है। इन ट्रेटी में चार्ल्स गेव रोलो, चार्ल्स ने रोलो को दिया, ठीक है। अब उस संधि में जो भी इनकी बातचीत हुई होगी देने की, ठीक है, तो इन्होंने, चार्ल्स ने रोलो को दिया, वाइकिंग चीफ रोलो को दिया। एक पर्सन थे ये, नॉर्थ वेस्ट टेरिटर ऑफ फ्रांस, इन्होंने फ्रांस का नॉर्थ वेस्ट जो टेरिटर था वो इनको दे दिया फॉर देयर परमानेंट कॉलोनी, एक परमानेंट कॉलोनी के रूप में इन्होंने दे दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इन्होंने दे दिया। संधि के दौरान संधि हुई थी। द एरिया दे ऑक्युपाइड वॉज नोन एज नॉर्मैंडी, और जो एरिया उनको मिला, ठीक है, जो एरिया चार्ल्स ने रोलो को दिया था, जो एरिया उनको मिला वो नॉर्मैंडी कहलाया, ओके, वो नॉर्मैंडी कहलाया। विद इन 2 जनरेशंस नॉर्मन्स इस्टेब्लिश, ठीक है, यहाँ पे इस्टेब्लिश में ई बनेगा, ठीक है, ई बनेगा यहाँ पे। इस्टेब्लिश्ड ब्लड रिलेशन विद लोकल फ्रेंच, उन्होंने ब्लड रिलेशन मतलब बनाया। दे अडॉप्टेड फ्रेंच कल्चर एंड लैंग्वेज, और इन्होंने फ्रेंच कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। फिर सेकेंड जनरेशन ऑफ रोलो, जो सेकेंड जनरेशन था रोलो का, विलियम द बास्टर्ड। अब रोलो एकदम ऑक्युपाइड हो गए वहाँ पे, नॉर्मैंडी वहाँ का एक मतलब एरिया हो गया, ठीक है, जाना जाने लगा, इन्होंने ब्लड रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया। तो जो सेकेंड जनरेशन था रोलो का, विलियम द बास्टर्ड, या हम कह सकते हैं द कनकरर, विलियम फर्स्ट, जो सन था रॉबर्ट एंड हरलेवा का, बिकेम द पावरफुल रूलर ऑफ नॉर्मैंडी, वो एक पावरफुल रूलर बना नॉर्मैंडी का। नॉर्मैंडी बोले तो परमानेंट कॉलोनी जो चार्ल्स ने रोलो को संधि के दौरान दी थी, ठीक है, समझ में आया, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये भाई राजा बन गया, जो विलियम फर्स्ट था ना वो राजा बना। जब इनकी सेकेंड जनरेशन स्टार्ट होती ना रोलो की,
तो विलियम द बास्टर्ड कनकरर विलियम फर्स्ट सन ऑफ रॉबर्ट एंड हरलेवा वो पावरफुल रूलर बनता है नॉर्मैंडी का। ठीक है, यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई अबाउट एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इन 1066, ठीक है, 1066 में द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज एडवर्ड द कन्फेसर। अब यहाँ तो फ्रांस की बात हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर फ्रांस की बात हो रही थी, ठीक है, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लैंड की तरफ चलते हैं। अब 1066 में जो इंग्लैंड के राजा थे एडवर्ड द कन्फेसर, नाम याद रखिएगा, एडवर्ड द कन्फेसर, इशूलेस थे, मतलब उनके कोई भी संतान नहीं थी, ठीक है। बट ही हैज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव हारोल्ड गॉडविंसन, ठीक है, ओके। लेकिन उनका एक रिलेशन होगा हारोल्ड गॉडविंसन के संग में, जो भी लगते हों ये एडवर्ड द कन्फेसर के एक दूर के रिलेटिव थे हारोल्ड गॉडविंसन, किसके, एडवर्ड द कन्फेसर के, जो इंग्लैंड का राजा था। 1066 की बात यहाँ पे हो रही है। इन 1066 एडवर्ड डाइड, 1066 में एडवर्ड की, मतलब एडवर्ड द कन्फेसर, 1066 में एडवर्ड द कन्फेसर की हो जाती है डेथ। उसके बाद क्या होता है कि जो मतलब बिफोर डेथ रिचुअल वर ऑब्जर्व, हारोल्ड डेक्लेयर हिमसेल्फ द किंग ऑफ इंग्लैंड। अब जब इनके कोई संतान है नहीं, एडवर्ड द कन्फेसर की कोई संतान नहीं है, इनके दूर के रिलेटिव हैं हारोल्ड गॉडविंसन, तो जब वो देखते हैं कि एडवर्ड द कन्फेसर की तो मृत्यु हो गई, तो शासन कौन संभालेगा, राजा कौन बनेगा, तो हारोल्ड अपने आप को डिक्लेयर कर देता है किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, मतलब कि वो शासन करना स्टार्ट कर देता है, इंग्लैंड का राजा बन के बैठ जाता है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये जो न्यूज़ होती है ना एडवर्ड के डेथ की, ये नॉर्मैंडी तक पहुंचती है, मतलब कि विलियम फर्स्ट तक पहुंचती है। विलियम फर्स्ट कौन, रॉलो का सेकंड जनरेशन, ओके, रॉबर्ट हरलेवा का बेटा, विलियम फर्स्ट द बास्टर्ड द कनकरर, ओके, वहाँ तक ये न्यूज़ पहुँचती है। विलियम एट वंस लेड मिलिट्री अगेंस्ट हारोल्ड। अब विलियम जो है, जब उसको पता चलता है कि एडवर्ड द कन्फेसर की तो डेथ हो गई है एंड उसकी तो कोई संतान भी नहीं है, तो वो पूरा हारोल्ड के अगेंस्ट एक मिलिट्री को स्थापित कर देता है, लेके चलता है। वॉर वॉज फॉट, अब यहाँ पर वॉर होता है, वॉर लड़ा जाता है एट हेस्टिंग्स में। हेस्टिंग्स जो है ना फ्रेंड्स, एक प्लेस का नाम है, ठीक है, हेस्टिंग्स जो है एक प्लेस का नाम है, इसीलिए नाम है वॉर ऑफ हेस्टिंग्स, मतलब हेस्टिंग्स का युद्ध 1066 में होता है। एंड हारोल्ड वॉज डिफीटेड, इसमें क्या होता है, हारोल्ड की मतलब हारोल्ड डिफीट हो जाता है, हार जाता है, ठीक है। अब विलियम बिहेडेड हिम, विलियम उसको मार देता है, विलियम फर्स्ट हैरोल्ड गॉडविंसन को क्या कर देता है, मार देता है, एंड मैरिड हिज वाइफ मैटिल्डा, और उसकी वाइफ से, मतलब कि हैरोल्ड गॉडविंसन की वाइफ मैटिल्डा से मैरिज कर लेता है। ही बिकेम द रूलर ऑफ इंग्लैंड एंड नॉर्मैंडी, एंड वो दोनों पे शासन करता है। नॉर्मैंडी का तो पहले ही होता है ना, और जब इंग्लैंड में आता है वो देखता है कि एडवर्ड द कन्फेसर की डेथ हो गई है, तो फिर मुझे वहाँ का भी राजा बन जाना चाहिए, है ना, जितना मतलब हड़प सकते हो हड़प लो, मतलब पहले ये था, ठीक है ना। तो उसे देखा नहीं गया कि हारोल्ड गॉडविंसन कैसे वहाँ का राजा बन के बैठा है, इसकी तो कोई संतान भी नहीं, तो मैं उसको ललकारूंगा युद्ध के लिए, मैं उसको डिफीट करूंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, उसको डिफीट करता है, उसको मारता है, उसकी वाइफ से मैरिज करता है, ठीक है, एंड क्या करता है, वहाँ पे शासन करता है, इंग्लैंड में भी शासन करता है। नॉर्मैंडी का तो शासन मतलब फ्रांस में तो पहले से होता ही है, क्लियर है। अब इम्पैक्ट देख लेते हैं कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंच बिकेम कोर्ट लैंग्वेज, अब क्योंकि वो फ्रेंच का होता है, फ्रांस का होता है, तो इंग्लैंड में भी फ्रांस की लैंग्वेज को ही इंक्लूड करने की कोशिश करता है, तो फ्रांस जो होती है वह एक कोर्ट लैंग्वेज बन जाती है। इंग्लिश जो होती है इंग्लैंड की, वो एक साइड लाइन लैंग्वेज बन जाती है। मोर देन 10,000 फ्रेंच वर्ड्स क्रेप्ट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में 10,000 ऐसे शब्द हैं जो फ्रेंच के प्रवेश कर जाते हैं, क्रेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो विलियम फोर्टिफाइड इंग्लैंड अपॉइंटेड, ओके, गॉट होल लैंड ऑफ इंग्लैंड मेजर्ड एंड फिक्स्ड रेवेन्यू, मतलब वहाँ पर वो शासन कर लेता है, उसकी ज़मीन को एकदम
क्या कर लेता है, अपने नाम पे कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है याद। ठीक, तो यहाँ ये भी चीज़ें एंग्लो नॉर्मन से रिलेटेड थी। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है एंग्लो नॉर्मन से रिलेटेड मैं अभी आपको दे रही हूँ। ठीक है, एंग्लो सैक्सन हो गया, मीन्स ओल्ड इंग्लिश हो गया। ठीक है, उसमें कौन कौन से राइटर थे वो मैंने बता दिए, उनके कौन कौन से वर्क्स थे ये भी मैंने बता दी, ड्यूरेशन भी बता दी, वहाँ की पोइट्री लिटरेचर कैसा था ये भी बता दिया। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक कौन सा था, बीवुल्फ का एग्जैक्टली पता होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। एंग्लो नॉर्मन के बारे में भी 2-3 वीडियो मैंने बना दी है, तो एंग्लो नॉर्मन के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। जैसे नॉर्मन्स की यहाँ पर बात होती है, कौन कौन से इवेंट हुए, उसमें चौसर की भी एज इंक्लूड होती है, जो लास्ट की एज है वो बैरन एज कही जाती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको बता दी हैं एंग्लो नॉर्मन के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।